और आखिरकार दोस्तों वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिसकी बात कही जा रही थी। नीतीश कुमार के उस घटिया कृत्य के लिए, नफरती चिंटुओं के उन घटिया बयानात के लिए अब बहुत जबरदस्त तरीके का मुंह पे थप्पड़ पड़ा है ऐसे लोगों के। डॉक्टर नुसरत, आपको नाम पता है, बीते दिनों नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उसका नकाब खींचा था, उसने अपना नियुक्ति पत्र फाड़ कर फेंक दिया है नीतीश कुमार के मुंह पर ऐसे। और क्यों? क्योंकि जिस तरीके की बेशर्मी की गई, जिस तरीके की सरेआम एक महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने किया, और उसको जिस तरीके से कवर अप किया गया गोदी मीडिया और चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर्स के बदौलत, वो बेहद शर्मनाक था। और ना सिर्फ उसने नौकरी फाड़ करके फेंकी नीतीश कुमार के मुंह पर, बल्कि बिहार भी छोड़ दिया। ये कहने को तो एक सिर्फ राज्य का इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने जा रहा है। मैं आज आपको बता दे रहा हूं क्या कुछ पूरा मामला है, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में किस तरीके से नफरती चिंटुओं को मिर्ची लगी है नकाब और बुर्के से, उसकी भी बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी और अमित शाह का खेल सुप्रीम कोर्ट में पूरी की पूरी तरीके से बेनकाब हो गया और जबरदस्त तरीके से भाजपाई मुख्यमंत्री को लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ पूरा मामला। इसके अलावा एक खबर बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जुड़ी, जिन्होंने मोदी और शाह का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके दुनिया के सामने रख दिया। तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा न्यूज 24 की इस खबर पर गौर करिए। क्या बताया गया? नुसरत परवीन के भाई ने कहा कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। हालांकि मैं और परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए। अब हुआ क्या है, नुसरत ने दरअसल नौकरी करने से मना कर दिया है बिहार सरकार की, और ना सिर्फ नौकरी करने से मना किया है बल्कि बिहार छोड़ने का एक तरीके से फैसला कर लिया है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि यह नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत छवि के लिए सबसे बड़ा दाग है, सबसे बड़ा धब्बा है, और उनकी छवि को सबसे जबरदस्त धक्का लगा है उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में, जिस तरीके से उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। एक और इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा। राजेश साहू क्या लिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को हिजाब हटाया, उन्होंने बिहार छोड़ दिया। वो अब कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई हैं। 15 दिसंबर को हुई घटना के बाद अगले दिन ही नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास आ गई। वो पढ़ाई में बहुत तेज है, डॉक्टर बनना उनका सपना था। फिलहाल वो बिहार की सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार नुसरत परवीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर के नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। आप सोचिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री, और एक बार का नहीं कई बार का मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड कायम करने वाला मुख्यमंत्री, जब इस तरीके की नीच और घटिया हरकत किसी महिला के साथ कर सकता है, तो सोचिए उस राज्य की आम आवाम के क्या हालात होंगे। और आप देख रहे हैं कि बिहार में जो अपराध का जो ग्राफ है, जो अपराध का जो सूचकांक है, वो किस तरीके से बढ़ा है, इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है, आंखों के सामने है। शब्बीर अहमद लिख रहे हैं कि एक अच्छी खबर है, अगर सच है नुसरत ने नौकरी पर लात मारी, नीतीश के नियुक्ति पत्र को फाड़ा, यह बात कही जा रही है। इस बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी 2027 का जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे नफरत से सराबोर लोगों का नफरती पारा भी हाई हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 5-7 साल 10 साल में जो कुछ भी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जिस हिजाब को, जिस निकाब को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने का ठेका चंद चिंटुओं ने ले रखा है। अब वो कह रहे हैं कि जो लोग परीक्षा देने जाते हैं हिजाब पहन के, नकाब पहन के, उनका हटाया जाना चाहिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये लोग, सुन लीजिए आप। देखिए ऐसा है कि
विश्व हिंदू परिषद, जब से स्थापना हुई विश्व हिंदू परिषद, हमारा सिर्फ मेन मोटिव रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म के साथ अगर खिलवाड़ होगा, और इस खिलवाड़ के संबंधित हम किसी के विरोधी नहीं हैं, बट हमारा सीधा ये कहना है कि आजकल जो विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में स्कूल ड्रेस का कोड है, और वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा, टीका या जनेऊ पहन के जाने वाले हैं, उनमें मुस्लिम टीचर्स जो हैं ऑब्जेक्शंस बहुत कर रहे हैं, और बुर्का पहन के जो उनके यहाँ से आती हैं उनके यहाँ तक नकाब रहता है, और अपने स्कूल कॉलेजेस में बैठकर वहाँ पे नकाब पहनकर एग्ज़ाम देने से लेके सारा कुछ जो प्रक्रिया होती है उसमें वो नकाब नहीं उतारती है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है। तो क्या वो उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे बाकी बच्चे स्कूल ड्रेस में जाते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, तो वैसे उनको करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब इसी पर द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने क्या कुछ लिखा वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले क्या कुछ कहा है इस पर पीयूष राय ने, आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट। इन यूपीज लखनऊ, मेंबर ऑफ विश्व हिंदू परिषद टुक आउट रैली अगेंस्ट द गर्ल्स स्टूडेंट वियरिंग बुर्का टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। दे डिमांडेड स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। कहा जा रहा है कि इन लोगों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए। अब इस तरीके की रैली किसके इशारे पर होती है, कौन करवाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। अब जो खबर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, वो खबर बताने से पहले एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर सिर्फ इतना सा है कि संभल के तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी की वो तस्वीर आप याद कर लीजिएगा जिसमें वो पुलिस की वर्दी में, और वर्दी धर्मनिरपेक्षता सिखाती है। जिस पुलिस की वर्दी में सीईओ अनुज चौधरी, तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी गदा लेकर के चल रहे थे, हिंदू धर्म ध्वजावाहक बने हुए थे, वो सरकार के दुलारे हैं। लेकिन एक इंस्पेक्टर ने, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आफाक खान को सिर्फ इसलिए लाइन हाजिर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक शैक्षणिक कार्यक्रम में छात्राओं को, बेटियों को पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का हवाला दे दिया। सिर्फ इस बात पर पुलिस का जो नियम था, वर्दी का जो नियम था, वो टूट गया। लेकिन अनुज चौधरी को प्रमोशन मिला एएसपी का, और इनको क्या मिला? लाइन हाजिर मिला। हो सकता है निलंबन भी हो जाए, क्या पता। अब जरा ये वीडियो देख लीजिए कि क्या इनका दोष था, क्या ये कह रहे थे। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं। ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी। ये तस्वीर आपने, ये वीडियो भी सुन लिया और देख लिया। इस पर Critel.in लिखता है कि ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान फ्रॉम कन्नौज इज टीचिंग अबाउट इस्लाम व्हाइल वियरिंग अ पुलिस यूनिफॉर्म। हाउ कैन दिस अलाउड ट्रैफिक इंस्पेक्टर यूपी पुलिस, इसने टैग किया है। अब यह सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा जा रहा है, लेकिन यह सवाल कौन पूछेगा? जो काविश अजीज ने लिखा है, यह कौन पूछेगा? एक तरफ अनुज चौधरी, दूसरी तरफ आफाक खान। दोनों में फर्क पता है क्या है? धर्म का है। एक ने गदा उठाई तो उसको प्रमोशन मिला, और दूसरे ने इस्लाम का एक पाठ पढ़ा दिया वर्दी में तो उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। ये फर्क है। काविश अजीज लिख रहे हैं अनुज चौधरी वर्दी में धार्मिक यात्रा में भाग लेता है, हाथ में गदा उठाता है और उसका प्रमोशन हो जाता है। आफाक खान बेटियों की सुरक्षा को लेकर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताते हैं तो उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ये बात उन्होंने बताया। अब एक और खबर आपको दिखाता हूं। खबर अदालत से जुड़ी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई है। खबर मणिपुर में बीते 2 साल से लगातार चले आ रहे मारकाट, जातीय हिंसा, डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई है। खबर एक मुख्यमंत्री की एक सनसनीखेज और संदिग्ध ऑडियो से जुड़ी हुई है। जरा ये द वायर का ग्राफिक प्लेट पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, मणिपुर टेप्स की पूरी क्लिप फॉरेंसिक जांच को क्यों नहीं भेजी? गेम किया गया।
दवायल लिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2023 में जातीय हिंसा में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भूमिका की ओर इशारा करने वाली लीक हुई ऑडियो टेप को फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा। पूरी टेप को। हुआ दरअसल क्या, 48 मिनट की टेप, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी कुकी से जुड़े एक संगठन ने, और उसमें यह दावा किया गया था कि दरअसल जो ऑडियो है वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की है, और इसमें वो कहा गया कि कुछ ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं जिससे पूरे राज्य में हिंसा फैली और उसका असर पूरे देश ने और दुनिया ने भी देखा, सिवाय मोदी जी को छोड़ के, वो बहुत बाद में देखने गए होंगे। तो इस पूरे मामले में सरकार ने खेल यह किया कि 48 मिनट की ऑडियो को काट छांट करके महज कुछ मिनट की ऑडियो अपनी सरकारी लैब में भेजी। सरकारी लैब ने यह मना कर दिया कहते हुए कि इतने सैंपल में हम यह नहीं बता सकते, हम पुख्ता नहीं कर सकते कि यह मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की आवाज है। लेकिन उससे कम सैंपल साइज में वही ऑडियो एक प्राइवेट लैब को, ट्रुथ लैब को भेजी गई कुकीज संगठन के द्वारा। उसने कहा कि ये जो ऑडियो है ये 93%, कितना, 93% पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की ऑडियो से, वॉइस से मैच करती है। और इसी पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई, कहा कि 1 हफ्ते के भीतर एफिडेविट साइन करके भेजिए और इसको फिर से पूरा काम कीजिए। और एक बार नहीं, पिछले मई महीने से लगातार फटकार लग रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि कोई बड़ा मामला संदिग्ध होता हुआ दिख रहा है? क्या कुछ संदिग्ध मामला फंस गया है? क्या इस मामले में एन बीरेन सिंह फंस गए हैं? क्या यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, और शायद यही वजह है कि कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। और अब एक खबर आपको एसआईआर से जुड़ी। एसआईआर के मामले में मोदी और शाह के सामने अब योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में फंस गया है मामला। हुआ दरअसल ये कि जो 4 करोड़ वोट कटे हैं एसआईआर में, योगी आदित्यनाथ अब कह रहे हैं ये वोट जो है ये भाजपाइयों के कटे हैं। अब इसको सीधे तौर पर अमित शाह के चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर नंबर 2 की पोजीशन के लिए एक द्वंद्व युद्ध के तौर पर भी इस बयान को देखा जा रहा है। आप जरा योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए, जिसको आरफा खानम बता रही है, सुनिए जरा। क्रांतिकारी बात कही है योगी जी ने, ये इतनी क्रांतिकारी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के जो सत्ता के खंबे हैं उनमें अगर चरबराहट न सही तो कुछ आहट तो जरूर हुई होगी। सीधे सीधे मुझे लगता है जब ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि 4 करोड़ का फर्क है पिछले चुनाव और अब के चुनाव के मुकाबले, 12 करोड़ वोटर एसआईआर के बाद निकल कर आ रहे हैं, होने चाहिए थे ये 16 करोड़। देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसको ये माना जाता है कि कभी तो लोग कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद उनके वारिस हैं, कभी ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने वाले व्यक्ति हैं, आप जो चाहें समझ लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब से एसआईआर, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो शुरू हुआ है चुनाव आयोग के जरिए मतदाता सूची का, जिसको मतदाता सूची को जिस तरह से कह रहा है चुनाव आयोग के तथाकथित तौर पर शुद्धता का काम कर रहे हैं, प्योर बनाने का काम कर रहे हैं, उसके बाद से पहली बार भाजपा के स्तर के, इतने बड़े स्तर के नेता का ये बयान आया है। इसको हल्के रूप से बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, खासकर ऐसे वक्त में जबकि राहुल गांधी और पूरा इंडिया ब्लॉक एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाने में लगा हुआ है पिछले कई महीने से। इस बीच अमित शाह और मोदी की पोल बॉम्बे हाईकोर्ट से रिटायर्ड एक जज, जिनका नाम बीजी कोलसे है, उन्होंने पूरा का पूरा मामला एसआईआर पर जो कांड कर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के आसरे, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए एक बार। परसों जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, गृह मंत्री अमित शाह बोले नेहरू पहले होट चोर थे। अरे नेहरू ने अपना तन मन धन सब देश को दिया, 10-10 साल 11-11 साल जेल में रहे। आप तो तड़ीपार थे, खून के अपराधी थे आप और मोदी, आप नेहरू की क्या बात करेंगे? तो भी बोले, और न्यूज़पेपर ने यानी मीडिया ने वही हेडलाइन बनाई कि नेहरू होट चोर थे। अरे जब पटेल को पीएम बनना था तब उसके पहले वो मर गए थे, तो पीएम बनने का सवाल कहाँ आता है? पटेल को पीएम नहीं बनाया और खुद पटेल के पत्र व्यवहार है,
वो नेहरू को बहुत मानते थे और कहते थे कि तुझे दुनिया में अपील है, मेरे नहीं, मुझे नहीं है। पटेल के पत्र पढ़कर तो ही इतना झूठा। और चुनाव आयोग का भी, उसको चुनाव आयोग को मालूम हुआ कि उसकी क्या कीमत है शाह मोदी के सामने। वो तो साला बोलते हैं उसको, ये उनकी औकात है। और दूसरी बात, ये जब बोलते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, गुंडा जैसी होती है। मोदी हो या शाह हो, इतने गुंडे जैसे बर्ताव करते हैं पार्लियामेंट में और इतने सरासर झूठ बोलते हैं और उसको कभी सबूत नहीं देते। और सबूत से बोलने वाले राहुल गांधी के या प्रियंका गांधी या कोई भी विपक्षी सबूत के साथ बोलते हैं तो उनको सिर्फ लोकसभा टीवी पर दिखाया जाता है, लेकिन मीडिया में किसी ने उठाया नहीं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।